गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूटिलिटी एनालाइज यानी कि उपयोगिता विश्लेषण का उसमें एक नया टॉपिक है। यहाँ हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसे कहेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम। यानी कि आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सीमांत उपयोगिता हास नियम। इसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या जिसे सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। देखिए इस नियम को जो इसका नाम जो थे देने वाले वो कौन थे, प्रोफेसर मार्शल। आपको याद रखना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम, या हम कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता जो हास नियम है उसका नाम देने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, प्रोफेसर मार्शल को, राइट। इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन, यानी कि हम कह सकते हैं गॉसेन का प्रथम नियम। इसे 1854 में किसने प्रोपाउंडेड किया था या किसे प्रतिपादन किया था, H.S. गॉसेन ने। सो इट्स कॉल्ड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। इसे हम कह सकते हैं कि गॉसेन का प्रथम नियम, ठीक है। 2 फैक्ट याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि H.S. गॉसेन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1854 में। एंड द सेकेंड नेम इज अदर नेम इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता हास नियम। और सीमांत उपयोगिता हास नियम जो कहने वाले थे वो कौन थे, प्रोफेसर मार्शल। आर यू क्लियर। देखिए जिस टॉपिक को आज हम स्टडी कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। हम कह सकते हैं कि हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित हैं, क्योंकि हम जैसे भी हम कभी जिस वस्तु का जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, एक ही कमोडिटीज़ का अगर हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कंटिन्यू यूज़ करने के कारण उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है या उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो क्या होती है, धीरे धीरे घटने या कम होने लगती है, राइट। और उसके बाद में फिर भी हम उसे कंटिन्यू यूज़ करते हैं, देन हमारा एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम कह सकते हैं आपका सीमांत उपयोगिता हास नियम। यानी कि अब अगर आपने और उसका यूज़ किया तो आपको क्या होगा, नेगेटिविटी जो सेटिस्फैक्शन है या नेगेटिविटी उपयोगिता कह सकते हैं वो प्राप्त होती है। यानी कि आपके कोई भी कमोडिटीज़ का अगर हम कंटिन्यू यूज़ करें तो लगातार यूज़ करने के कारण एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें फुल्ली सेटिस्फैक्शन उस कमोडिटी से मिल जाता है, राइट। और उसके बाद भी अगर हम उस पॉइंट के बाद भी अगर हम कंटिन्यू कंजप्शन करते हैं देन हमें क्या मिलेगा, नेगेटिविटी यूटिलिटी, यहाँ कह सकते हैं नेगेटिविटी सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इसके बाद में हमारा जो संतुष्टि का स्तर है, हमारा जो उपयोगिता का स्तर है वो घटने लग जाता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कंसेप्ट और इसे हमने डेली रूटीन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करते भी हैं। तो आप देखिए इस नियम को हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट कैसे समझना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टू डेफिनेशन, क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन हमने लिया है प्रोफेसर बॉल्डिंग का। प्रोफेसर बॉल्डिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोफेसर बॉल्डिंग ने क्या कहा है कि जब भी कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु, याद रखिएगा ओनली 1 कमोडिटीज़ की बात हो रही है, अदर कमोडिटीज़ आर स्टेबल कॉन्स्टेंट, यानी कि दूसरी सारी वस्तुओं को क्या माना है, स्थिर मान लिया है, सिर्फ वो एक वस्तु के उपभोग की बात कर रहा है, ओनली 1 कमोडिटीज़ कंजप्शन, और उसको कंटिन्यू वो यूज़ करता है या कंटिन्यू इंक्रीज़ करना है, यानी कि एक वस्तु के उपभोग में अगर वो वृद्धि करता है, कंटिन्यू उसकी यूनिट यूज़ कर रहा है, तो जो भी परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने सारे फ्रूट्स को स्टेबल रखा और एक एप्पल का यूज़ कर रहे हैं और कंटिन्यू हम उसका कंजप्शन, कंटिन्यू उसकी यूनिट बढ़ाते रह रहे हैं कि हमने 1 2 3 4 इसका यूनिट का कंजप्शन किया, तो इससे जो भी चेंज हो रही है कमोडिटी, जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी या यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, घटती जाएगी, राइट। अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो J.M. जोशी, यानी कि J.M. जोशी ने एक डेफिनेशन दी थी, वो थी इफ़ द स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग रेट। यानी कि वो क्या कह रही थी, अगर आप अपनी कमोडिटी के स्टॉक को बढ़ाते हो, अगर आपके पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को आप बढ़ाते रह रहे हैं तो उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि उसमें क्या आएगी, गिरावट आने लगेगी। आर यू क्लियर दिस पॉइंट। यानी कि आपको कम से कम 2 डेफिनेशन लर्न करनी है जो आपको ईजी लगे आपके बुक के अकॉर्डिंग। बात करते हैं इसकी एजम्पशन।
देखिए, जब भी हम किसी सिद्धांत, प्रिंसिपल या हम लोग बात करें किसी के नियम की, रूल्स और रेगुलेशन, तो हमें उसकी सबसे सेकंड जो पॉइंट होता है वो आपका आंसर में क्या होना चाहिए, एजम्पशन, मान्यताएं। यानी कि मान्यताएं जो हम, वो नियम जो मान्यता मानता है उसको मानने पर ही वो नियम क्या होगा, प्रूफ होगा। अगर हम उसकी मान्यताएं नहीं मानेगी तो हमें वो उस नियम को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। यानी एजम्पशन का मतलब क्या है कि ये नियम ऐसा मानता है इसीलिए ये इसका रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी एजम्पशन। सबसे पहली एजम्पशन है वस्तु की समरूप इकाइयाँ, होमोजेनियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़। यानी कि सारी की सारी वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, होमोजेनियस होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। देखिए, समरूप का मतलब क्या होता है, उसका कलर, उसका साइज़, उसका कलर कह सकते हैं, उसका साइज़ कह सकते हैं, ठीक है। और हम क्या क्या कर सकते हैं कि उसका जो आकार है या उसका जो मेरिट है, यानी इसका गुण। देखिए, रंग, आकार, इसके गुण, सारी वस्तुओं का एक जैसा होना चाहिए। अगर आप एप्पल का यूज़ करें तो वो एप्पल आपका एक जैसा ही दिखना चाहिए, साइज़ में एक होना चाहिए, डिफेक्टिव एप्पल नहीं होना चाहिए। एक ही एप्पल के आप क्या कर रहे हैं, यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो वस्तु की समरूप इकाइयाँ, होमोजेनियस का मतलब होता है कि एज इट इज़ आप उस कमोडिटीज़ को यूज़ कर रहे हो। उसमें क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं, जैसे उसका कलर एक जैसा होना चाहिए, उसका साइज़ एक जैसा होना चाहिए, उसकी जो फीचर्स होते हैं यानी कि मेरिट्स होती है, जो गुण होते हैं उस वस्तु का, वो भी एक जैसा होना चाहिए। यानी कि रंग, रूप, गुण उसका एक समान होना चाहिए, तभी ये नियम क्या होगा, प्रूफ हो पाएगा, सिद्ध हो पाएगा। बात करते हैं सेकंड एजम्पशन की, निरंतर उपभोग, यानी कंटिन्यू इन अ कंजप्शन। यानी कि आप उस कमोडिटीज़ का कंटिन्यू यूज़ करेंगे, उसमें गैप नहीं आना चाहिए, उसमें कोई भी टाइम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नियम उस समय ही एक्टिवली काम करेगा जब उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु का उपभोग का क्रम निरंतर जारी रहेगा, कंटिन्यू वो उसका कंजप्शन करेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी गैप आता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। यानी कि अगर आप किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू एक ही जगह बैठ के क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने उसका टाइम चेंज किया तो उससे मिलने वाला जो हम कह रहे हैं डिमिनिशिंग यानी घटती हुई उपयोगिता, तो प्रूफ नहीं हो पाएगी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, उपभोग इकाइयाँ समुचित हो, एडिक्वेट यूनिट ऑफ कंजप्शन। देखिए, उपभोग इकाइयाँ समुचित हो का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप कंजप्शन करने वाले वस्तु हैं उसकी इकाइयाँ समुचित या पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर एक व्यक्ति है जिसे बहुत प्यास लगी है तो उसको एक एक बूंद पानी देंगे तो वो क्या होगा, तो ये नियम आपका एक्टिवली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसके एक एक 1 ड्रॉप जाएगा पानी तो उसे और ज़्यादा लगेगा कि मुझे नहीं, हाफ ग्लास वाटर मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कम से कम यूनिट आपकी सफिशेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एप्पल का 1 स्मॉल पीस खा रहे हैं तो आपको आगे वाली यूनिट का तो जो कह सकते हैं यूटिलिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन आपका यहाँ जो इस मीनिंग का मतलब है, एडिक्वेट यूनिट का मतलब हो गया कि एक परफेक्ट साइज़ होना चाहिए उस यूनिट का जो आप कंजप्शन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्या याद रखना है, जैसे 1 ड्रॉप जो आप वाटर अगर बात करें तो उसके लिए हम कह सकते हैं ये नियम ज़्यादा बेटर नहीं होगा, क्योंकि ये नियम क्या कह रहा है कि आपकी जो इकाई है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस ड्रॉप बाय ड्रॉप करेगा तो उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, राइट। बात करते हैं फोर्थ एजम्पशन की, वस्तु तथा इसकी स्थापन वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कमोडिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसकी जो भी सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ हैं उसका प्राइस में क्या होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स अ सब्स्टिट्यूट शुड रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अगर आप कोई एप्पल परचेज़ करके लाए हैं या बनाना परचेज़ करके लाएँ तो उनका प्राइस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने एक एप्पल है वो 10 रुपये का परचेज़ किया है तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, फिर सेकंड एप्पल आपने 20 रुपीज़ का यूज़ किया तो क्या होगा, प्राइस चेंज हो गया, पहले 10 का था 20 का, तो जाहिर है कि जो सेकंड एप्पल है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि वो 20 रुपीज़ का है। इसीलिए ये नियम क्या कह रहा है कि जो आप वस्तु उपयोग कर रहे हैं, जो वस्तु का आप कंजप्शन कर रहे हैं उसका प्राइस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यानी फर्स्ट एप्पल भी 10 रुपीज़ का होना चाहिए और लास्ट एप्पल भी क्या होना चाहिए, 10 रुपीज़ का होना ज़रूरी है, राइट। तो हमने ये बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है कि उपभोग की जाने वाली जो भी वस्तु है या उसकी जो सब्स्टिट्यूट वस्तु यानी स्थापन वस्तु है उसके मूल्य में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम परफेक्टली वर्क करेगा। आर यू क्लियर। नेक्स्ट एजम्पशन की बात करते हैं हम लोग कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, नो चेंज इन द मेंटलिटी ऑफ कंज्यूमर।
सिंपल है कि जो भी व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है तो उसके लिए ये नियम कब लागू होगा, जब उसकी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कभी कोई व्यक्ति है जिसका अगर वो उसकी मानसिक स्थिति मेंटली जो है वो सिचुएशन वो सही नहीं है, तो आप देखते हैं कि जो वो चीज़ का कंजप्शन करेगा तो उसे क्या होगा, उसे आने वाली यूनिट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जबकि नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होता है, एक परफेक्ट जो मेंटली हेल्थ है उसके लिए क्या होगा कि वो जब भी किसी वस्तु का यूज़ करेगा तो धीरे धीरे उससे मिलने वाली जो यूनिट होगी, दूसरी यूनिट्स का वो यूज़ करेगा, तीसरी यूनिट का यूज़ करेगा, तो उससे सेटिस्फेक्शन में क्या होगी, धीरे धीरे कमी आएगी। लेकिन अगर मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, अगर वो व्यक्ति जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि अगर भांग का कंजप्शन करता है, आप देखते हैं, ठीक है, अगर वो कोई ऐसी नशे का यूज़ कर रहा है तो उसको उस नशे में या उसमें नहीं पता चलेगा कि वो किस वस्तु का कितना उपभोग कर रहा है, यानी कि उसकी जो मेंटल स्टेट है वो उसकी सही नहीं होगी, तो वो कैसे बता पाएगा, ठीक है। लेकिन इसलिए हम कह सकते हैं कि उस उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुखमय आर्थिक दशा, प्लेजर इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है इस पॉइंट से। प्लेजर इकोनॉमिक कंडीशन, सुखमय का मतलब है कि जो व्यक्ति एक नॉर्मल अपना जीवन जी रहा है, या हम कह सकते हैं प्लेजर है, या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही है, तो हम कह सकते हैं कि उसको जो भी वो कंजप्शन करेगा, उपभोग करेगा किसी वस्तु का, तो अगली इकाई जो एक्स्ट्रा यूनिट करेगा उससे उसको सीमांत उपयोगिता उसकी गिरावट में आएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 10 दिन से खाना नहीं खा रहा है या 5 दिन से जिसको खाना नहीं मिला है, तो उसके लिए आने वाली यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन है, जो उपयोगिता है, वो तो बढ़ती रहेगी। इसीलिए क्या कहा है कि प्लेजर इकोनॉमिक कंडीशन होनी ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप कह सकते हैं उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन और आदत अपरिवर्तनीय रहनी चाहिए। यानी कि इनकम कह सकते हैं, उसका टेस्ट कह सकते हैं, उसका फैशन कह सकते हैं, उसका हैबिट कह सकते हैं, ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि उसकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट, फैशन उसी कम्युनिटीज़ के लिए बार बार बदलना नहीं चाहिए। तब अगर बार बार चेंज होगा तो क्या होगा, उसकी वो जो सेटिस्फेक्शन है, मिलने वाला पॉइंट, उसमें भी चेंज हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि ये जो नियम है ये लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस नियम के लागू होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट वो यूज़ कर रहा है उसमें ये सारे के सारे उसमें अनचेंज रहने चाहिए। यानी एक्स्ट्रा यूनिट जैसे वो किसी चीज़ का यूज़ कर रहा है तो उससे फिर वो दूसरी यूनिट का यूज़ कर रहा है, वो तीसरी यूनिट का यूज़ कर रहा है, तो उसमें उसकी इनकम, उसका इंटरेस्ट, उसका फैशन, उसका हैबिट एक जैसा ही रहना चाहिए, उसमें बार बार चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर बार बार कंटिन्यू चेंज हुआ तो देन उसको मिलने वाला जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो वर्क नहीं करेगा। और द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑन कंज्यूमर, उपभोक्ता पर प्रदर्शन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए क्या होता है, इस नियम का हम कह सकते हैं कि एक्टिवली वर्क करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन या मान्यता मानी गई है। उपभोक्ता पर अगर प्रदर्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये नियम काम करेगा। यदि अगर हम मानें कि कोई एक लोअर इनकम वाला पर्सन है, वो हायर इनकम की देखा देखी कर रहा है या उसका प्रदर्शन कर रहा है, तो किसी वस्तु की अधिक मात्रा रखने के प्रारंभ कर देता है, तो उसके द्वारा जो भी वस्तु वो कंटिन्यू एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाएगा तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से उसे डिमिनिशिंग यूटिलिटी नहीं मिलेगी, उसे क्या मिलेगा, ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसका एग्जाम्पल एक है कि जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसके पास ये कमोडिटीज़ हैं, इसके पास ये कमोडिटीज़ है, और हमने क्या किया, उसकी नकल करके उसके जैसा बनने के लिए हमने उस कमोडिटीज़ को अपने पास में लेना स्टार्ट किया। तो हमें जब हम उस कमोडिटीज़ को हम लेना स्टार्ट करते हैं, कंजप्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा वो हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो किसी का देखा देखी कर रहे हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन या उपयोगिता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी हम एक्स्ट्रा यूनिट उसके जैसे देख कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो गिरावट है वो आनी चाहिए थी इस नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन वो गिरावट ना आकर उसमें क्या होगी, वृद्धि आने लगेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, एक प्रदर्शन स्वभाव को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 8
इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन थी। कुछ एजम्पशन पे मैंने आपको पॉइंट भी टिक कराया क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आगे आपसे पूछता है कि लॉ ऑफ डिमिनिजिंग जो नियम है उसको आप एक डायग्राम से एग्जाम्पल देके सॉल्व करके बताइए। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक यूटिलिटी का एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी और TU का जो रिलेशन बताया, आप चाहें तो उसी टेबल को बना सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है कि यूनिट ऑफ एप्पल लिया है, फर्स्ट से लेकर 8 तक मैंने यूनिट्स लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि फर्स्ट एप्पल का जब मैं यूज़ करती हूँ या कंजप्शन करती हूँ तो मुझे ये मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 30 मिल रही है क्योंकि पहली एप्पल है। सेकंड एप्पल मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उससे यूटिलिटी क्या मिल रही है, उससे कम होती जा रही है यानी 25। थर्ड यूज़ करने पर 18, 4 करने पर मेरी यूटिलिटी और भी कम हो रही है 10, और 5 करने पर मुझे 5, और 6 वाले पे तो मुझे 0 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल फुल हो चुका है। यानी कि जैसे ही मैंने 5th ली तो 5th के बाद में मुझे यहाँ पे मेरा फुल्ली सेटिस्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाती है, 0, और जो आपका टोटल यूटिलिटी आता है वो आता है मैक्सिमम। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से इस नियम को पढ़ा था, आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम। और इस कौन सी यूनिट पे, 6 यूनिट पे। क्लियर है आपको? ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे ही आपने 7 एप्पल का यूज़ किया तब आपको यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन आप फिर भी अपना यूनिट बढ़ा रहे हो तब आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है यानी नकारात्मक। तो यहाँ पे आपका टोटल सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। फिर भी हमने एक और एप्पल का यूज़ किया यानी 8 नंबर यूनिट का यूज़ किया तो वहाँ हमें और नेगेटिव, इससे भी ज़्यादा क्या हुई है, आपकी सीमांत उपयोगिता में और ज़्यादा नेगेटिविटी आई है यानी कि ऋणात्मक उपयोगिता मिली है, जिससे आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो और ज़्यादा कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने MU लिया है और यहाँ पे आपको नेचर बताना है कि MU का नेचर क्या है। देखिए यहाँ पे 30 से फिर 25 फिर 18 फिर 10, इट मीन्स क्या है कि डिमिनिजिंग से यानी घटती हुई सीमांत उपयोगिता मिल रही है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं 30 से 25, 25 से हम 18, 18 से 10 फिर 5 पे आ गया, और 0 इज़ अ फुल्ली सेटिस्फैक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संतुष्टि, राइट। और माइनस को क्या लिखेंगे, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। देखिए जब आपका ये क्वेश्चन आता है सीमांत उपयोगिता हास नियम को, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में आपको नेचर भी लिखना है साथ में, राइट। तो MU के साथ में उसका नेचर आपने लिखना है। क्या आएगा, 3 नेचर्स हैं, एक तो घटती हुई सीमांत उपयोगिता, फिर पूर्ण संतुष्टि का बिंदु और फिर ऋणात्मक उपयोगिता। पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कौन सा होगा, जब हमारा MU क्या होगा, 0 होगा। TU की बात करते हैं, TU का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हम अपनी या फर्स्ट यूनिट से जितनी भी कह सकते हैं, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट जैसे ही हम इसको ऐड करते रहते हैं वो हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे फर्स्ट तो 30 रहेगा, फिर 30 और 25 कितना होता है, 55, तो टोटल यूटिलिटी सेकंड से कितना मिल रहा है हमें, 55। बात करते हैं थर्ड की, तो 55 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 73, 73 प्लस 10 कितना होगा, 83। 83 में जब हम 5 मार्जिन यूनिट एक्स्ट्रा हमारे यूनिट और जोड़ेंगे उसकी उपयोगिता तो कितना होगा, 88। और 88 में जैसे ही हमने 0 और ऐड किया तो 88 ही सेम ही रहेगा रिमेन, और 88 में -5 किया तो 83 ये माइनस हो जाएगा, और 83 में फिर -7 दैट्स कम टू 76। नेचर ऑफ TU, नेचर ऑफ TU में आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये बढ़ तो रहा है, 30 से 55 हुआ, फिर 73, फिर 83, बट ये कौन सी रेट से कम आपका बढ़ रहा है, आपका डिमिनिजिंग रेट यानी घटती दर से बढ़ना, यानी कि डिमिनिजिंग रेट से ये इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये इंक्रीज हो रहा है 30 से 55, 55 से 73, 73 से 83, बट इसकी जो डिफरेंस है वो क्या है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उसे हम कहते हैं घटती दर से बढ़ना, डिमिनिजिंग रेट से इंक्रीज होना। और यहाँ जब हमारा यहाँ पे MU जब 0 आता है आपका फुली सेटिस्फेक्शन, और वहाँ हमारी TU क्या होती है, मैक्सिमम। जब आपका MU 0 होता है, ये याद रखिएगा, MU is a 0 then the TU is a higher satisfaction या higher maximum satisfaction, यानी पूर्णतः अधिकतम जो संतुष्टि होती है वो हो जाती है। और फिर आपका 83 से 73 यानी कि ये आपका बढ़ती दर से घट रहा है, यानी कि जो इंक्रीजिंग रेट होगी उससे ये माइनस हो रहा है। देखो -5 फिर -7, यानी कि ये कम तो हो रहा है लेकिन कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, ध्यान रखिएगा।
आपको यहाँ डिमिनिजिंग घटती दर से बढ़ रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है बट बहुत कम डिफरेंस से इंक्रीज़ हो रहा है, जिसे क्या कहते हैं घटती दर से बढ़ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे ये कम तो हो रहा है बट कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बढ़ती दर से कम होना या बढ़ती दर से घटना। ठीक है, चलिए इसे एक डायग्राम में पिक्चर में बताते हैं। देखिए मैं आपको एक और क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये मैंने बनाया है आपका इनडिविजिबल गुड्स यानी कि जिसे अविभाज्य गुड्स से माना जाता है। एक डायग्राम आपको बनाना है, चाहे आप इसे बनाएं इनडिविजिबल गुड्स से या डिविजिबल गुड्स से। ठीक है, तो आप इसे कोई भी गुड्स का बना सकते हैं। इनडिविजिबल गुड्स यानी अविभाज्य गुड जिसे हम बांट नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं टीवी है आपका, टीवी को फुल आपको यूज़ करना होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फ्रिज है या कूलर है, कंप्यूटर है, वो इसको इनडिविजिबल गुड्स कहते हैं। और डिविजिबल गुड्स को विभाज्य वस्तुएं कौन सी होती है जिसे हम बांट सकते हैं। जैसे आप मिल्क हैं उसको आप डिवाइड कर सकते हो, राइट। उसको बात है कि अगर हम फ्रूट्स लेके आते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो बनाया है पिक्चर वो आपका इनडिविजिबल गुड्स का यानी कि अविभाज्य वस्तुओं का बनाया, जिसमें मैंने बॉक्स में किया है, राइट। मुझे यहाँ सिर्फ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को शो करना है क्योंकि ये क्वेश्चन ही उसी से रिलेटेड है। तो सिर्फ हम यहाँ पे MU का कर्व बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में 30 मिल रहा है आपको मार्जिनल यूटिलिटी, देन 30। सेकेंड पे आपको मिल रहा है 25, तो हमने सेकेंड पे इसको यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट लगाइए। थर्ड पे आपका कितना है 80, 4 पे कितना है 10, 5 पे कितना है आपका 5, 6 पे क्या है 0, राइट, और 7 पे -5 और 8 पे -7। इसे आप बिल्कुल ये बॉक्स से बना रहे हैं, क्यों, रीज़न क्या है, इनडिविजिबल गुड्स यानी जिसे हम बांट नहीं सकते। जैसे ही अगर ये आपका ये ब्लॉक रफ कर दिया तो क्या होगा, ये आपका डिविजिबल गुड्स, ये लाइन से पिक्चर सिर्फ ये लाइन वाली दिखाई तो वो कौन सी हो जाएगी आपका डिविजिबल गुड्स का यानी कि जिसे हम बांट नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बॉक्स बना रहे हो तो इसे अविभाज्य गुड वस्तुएं कहेंगे क्योंकि इसमें कंप्यूटर फ्रीज होते हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जो पिक्चर में मेन है वो ध्यान रखिएगा। OY पे हमने बताया मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। OX पे क्या बता रहे हैं, यूनिट ऑफ एप्पल का यानी कि सेब की इकाइयाँ। फिर आपको ये लाइन पिक्चर बनानी है, जहाँ डॉट है वहाँ पे इसको आपको कनेक्ट करके लाइन बनानी है। ठीक है, फिर आपका मेन पॉइंट क्या होगा, 6 नंबर यूनिट। क्यों, क्योंकि MU 0 और TU हाई सेटिस्फेक्शन। तो MU आपका बिल्कुल 0 बता रहा है, जहाँ पे हमारा फुल्ली सेटिस्फेक्शन। 0 लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं पूर्ण संतुष्टि। ये लाइन किसकी डिनोट कर रही है, ये लाइन हमको किसको बता रही है, मार्जिनल यूटिलिटी वक्र यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, तो ये हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र की लाइन बता रहा है, राइट। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है और यहाँ हमारा क्या है आपका पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका बढ़ रहा था। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी बता दिया है और यहाँ आपको क्या बताना है, आपका 0 पे क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन बताना है। और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, राइट। इस पिक्चर को बताने के बाद बात करते हैं इसी के साथ में हम नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आलोचना का आता है कि आपको इसकी आलोचना करनी है। ठीक है, आपको इसका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचना यानी आपको इसको क्रिटिसाइज करना है ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला ये कह रहा है कि उपयोगिता कभी मापनीय नहीं होती, यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। ठीक है, तो उपयोगिता का संबंध मानसिक स्थिति से है, इसको हम सिर्फ एक रियलाइज़ कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसका मापना कठिन होता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि उपयोगिता जो यूटिलिटी है वो पर्सन, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज़ नॉट अ मेजरेबल, राइट। बात करते हैं उपभोग का क्रम निरंतर नहीं होता, कंजप्शन इज़ नॉट अ कंटिन्यू प्रोसेस। बिल्कुल जो हमने एजम्पशन को देखा ना, बस उसका ऑपोजिट लिखना है। उसमें लिखा था कि हमने कंजप्शन करना है बट कंटिन्यू करना है, और यहाँ हम इसकी आलोचना कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि उपभोग कभी क्रम में निरंतर नहीं होता। इसका क्या कारण है कि इस नियम की मान्यता है कि उपभोग का जो कंजप्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में या व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि हम कोई भी वस्तु को निरंतर उपभोग नहीं करते हैं, यानी कि हम किसी भी वस्तु का
हम एक क्रम में उपयोग नहीं करते हैं, राइट। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका व्यक्तिगत विचारों पर अधिक महत्व, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल थॉट्स। देखिए बहुत सी ऐसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता होती है जो विभिन्न, जो आप कह सकते हो अलग अलग व्यक्ति के लिए या उनकी परिस्थितियों के अनुसार या उनकी जो कह सकते हैं मेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सब पे डिपेंड करती है। यानी जो व्यक्ति होता है उसकी सिचुएशन होती है, उसकी मेंटल कंडीशन होती है, उस पर डिपेंड करता है। उपयोगिता विश्लेषण में व्यक्ति की भावनाओं को प्रमुख स्थान देती है, लेकिन इन भावनाओं को शीघ्र में परिवर्तन होता रहता है। और ये क्या होती है, सारी की सारी अनसर्टन होती है, यानी कि अनिश्चित होती हैं, जिसके लिए हम कोई भी कह सकते हैं कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो सीमांत उपयोगिता हाशिए में वो सिर्फ इंडिविजुअल थॉट पे फोकस करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति के विचारों पे के अलावा वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी परिस्थिति, उस पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता। देखिए अभी इसने एजम्पशन क्या मानी थी, इस नियम ने, सीमांत उपयोगिता हाश नियम ने, सीमांत उपयोगिता हाश नियम ये बता रहा है कि मनी क्या होती है, स्टेबल होती है, यानी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट यूनिट भी अगर 10 रुपीज़ में ले रहे हो तो लास्ट यूनिट को भी आपको 10 रुपये में लेना है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो क्या कभी मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होती है? नहीं होती है, यानी कि चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा कंज्यूमर है जिसके पास में अब पैसा कम रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो मनी की यूनिट है वो कम रह गई है, तो वो क्या करेगा, अपनी इस मनी का जो उसके पास रिमेनिंग रह चुकी है उसका वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझेगा और वो उन्हीं वस्तुओं पे खर्च करेगा जो उसको रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। मुद्रा का जो कह सकते हैं मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहकर मुद्रा की मात्रा के अनुसार क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। यानी अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है तो उसका क्या होगा, आप कोई भी कमोडिटीज़ कितनी भी परचेज़ कर सकते हैं, चेंज हो गया। लेकिन अगर आपके पास मनी ही कम है तो आप क्या करेंगे, आपकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, देन आप क्या करेंगे, उस कमोडिटीज़ को परचेज़ भी नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं कि पैसा कम है तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि आपको जो मुद्रा रहता है उसका भी क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उसमें चेंजेस होता रहता है। तो अगर हम कहेंगे कि अगर पैसा कम है तो उसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा है उसकी इम्पोर्टेंट कम हो जाएगी, यानी कि हम इसे कांस्टेंट नहीं मान रहे मनी को, राइट। बात करते हैं कि ये माइक्रो अप्रोच है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था माइक्रो अप्रोच में ये एग्जाम्पल था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी कि माइक्रो अप्रोच का मीन्स क्या हो गया कि आपका सीमांत उपयोगिता हाश नियम सिर्फ और सिर्फ आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पे या माइक्रो एनालाइज की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करता है। ये व्यक्ति को ही इम्पॉर्टेंट दे रहा है, ये पूरा आपका आप कह सकते हैं होल ऑफ इकोनॉमिक के बारे में जानकारी नहीं देता। ये सिर्फ क्या होता है, व्यक्ति या इंडिविजुअल की स्टडी के बारे में बताता है। या हम कह सकते हैं कि ये माइक्रो अप्रोच पे फोकस करता है, ये क्या है, व्यष्टि प्रदान है, और ये समव्यष्टि को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसको अनदेखा कर रहा है। उपभोग क्षमता का विश्लेषण न करना, नो एनालाइज ऑफ कंजप्शन कैपेसिटी। देखिए इसका सिंपल सा है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता में ह्रास होने के बहुत से अलग अलग कारण हैं। सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि उस वस्तु का एक कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो हमें इससे डिमिनिशिंग मिल रहा है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट यूनिट का उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि उसकी उपभोग क्षमता कुछ कैपेसिटी कम हो सकता है दूसरी यूनिट जब हम उसकी उपयोगिता कम हो, तो अगर हम पहले की बातें अगर हम कहें कि हो सकता है हमारी जो कैपेसिटी है वो दूसरी यूनिट में हमारी बढ़ जाए, यानी कि किसी वस्तु की उपयोगिता में ह्रास होने के जो कारण है वो उपभोक्ता की क्षमता पर या कह सकते हैं कंजप्शन कैपेसिटी तक सीमित होना भी एक कारण है, यानी कैपेसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजप्शन। इसी प्रकार जैसे कि अगर हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं और उसकी उपभोग क्षमता कुछ कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही दूसरी इकाई का अगर उपयोगिता कम होती है, क्योंकि अब हमारे उपभोग करने की या कंजप्शन करने की जो कैपेसिटी है वो पहले से कम हो चुकी है। यानी कि मेन वर्ड क्या दिया है, कैपेसिटी, कि कभी कभी हम फर्स्ट यूनिट यूज़ करते हैं तो हमारी कैपेसिटी कंजप्शन की ज़्यादा होती है, सेकंड यूनिट जैसे हम यूज़ करते हैं तो उसकी कंजप्शन की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। लास्ट है मूल्य परिवर्तन, चेंज इन अ प्राइस। सिंपल है
कि अगर आज के टाइम की, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें कि किसी भी वस्तु के मूल्य में क्या होता है कि परिवर्तन कभी भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम कहें किसी वस्तु का उपभोग किया जा रहा है तो उसके वस्तु के मूल्य में परिवर्तन संभव है, क्योंकि कभी भी आपका प्राइस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, प्राइस में क्या होता है, चेंजेस हो सकता है। तो और मॉडर्न टाइम में तो ये बहुत ही है कि कंज्यूमर गुड्स में ऑल्सो चेंजेस, अगर प्राइस चेंज होगा तो कंज्यूमर गुड्स क्या होगा, वो भी क्या होगा, चेंजेस होगा, राइट। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसी उपयोगिता सीमांत हास नियम था जिसमें हम लोगों ने इसकी बहुत सारी आलोचनाएं देखी, 7 जो थे उसकी आलोचना हमने देखी, ठीक है। एक आलोचना ये भी है कि ये कहता है कि सब्स्टिट्यूट है कमोडिटीज़ वो स्टैंड रहनी चाहिए, एक जैसी रहनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि ये मान्यता गलत है, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है वो बिल्कुल फ्रीली नहीं होती है, वो किसी न किसी सब्स्टिट्यूट से कनेक्टेड रहती है, या कह सकते हैं स्थापन वस्तुओं पर निर्भर करती हैं, पूरक या स्थापन वस्तुओं की उपयोगिता पर भी निर्भर करता है। कोई भी वस्तु का जो कह सकते हैं उपयोगिता है वो स्वतंत्र या यूटिलिटी फ्री नहीं होती है, राइट। बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक की, इसी के इम्पोर्टेंस की, यानी कि सीमांत उपयोगिता हास नियम का क्या क्या महत्व है। देखिए फर्स्ट बात करते हैं बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम में सपोर्ट करता है। देखिए ये नियम क्या कहता है कि जिस तरह से हम बात करें किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाई, देखिए अगर हम कोई वस्तु को परचेज़ करके ला रहे हैं और हमने उसकी यूनिट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम जब इसकी नेक्स्ट यूनिट कब परचेज़ करेंगे, जब उसका प्राइस क्या हो, जब उसका प्राइस कम हो, तभी हम उसकी क्या करेंगे, यूनिट को बढ़ाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब है, अगर हम सिंपल सी बात करें कि मांग का जो नियम है या लॉ ऑफ डिमांड है वो कहता है कि वस्तु की कीमत और उसके डिमांड में क्या होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। अगर प्राइस कम है तो सिंपल है, डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस हायर है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये मांग का नियम हमको बताता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंज्यूमर होता है या उपभोक्ता होता है वो किसी भी वस्तु का अतिरिक्त इकाइयाँ जैसे जैसे परचेज करता है और वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है, और वो एक्स्ट्रा यूनिट, अब वो जो अतिरिक्त इकाइयाँ अगर किसी कमोडिटीज़ की परचेज़ करेगा तो वो तभी परचेज़ करेगा जब उसका प्राइस क्या हो, कम हो। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पर्सन अगर मार्केट में कुछ कमोडिटीज़ को परचेज़ करता है, अब उसने वो परचेज़ कर ली, लेकिन आगे वो आने पर वो देखता है कि उस कमोडिटीज़ का और प्राइस डाउन है, तब वो उस कमोडिटीज़ को क्या करेगा, लेगा, राइट। तो ये नियम भी यही कह रहा है, क्या बता रहा था कि जैसे जैसे हमारी कमोडिटीज़ बढ़ती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें गिरावट आने लग जाती है। तो उसी तरह से ये नियम भी ऐसा बताता है। द बेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजप्शन, यानी उपभोग के नियमों का आधार भी सिंपल है। इसमें भी हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता हास नियम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है, किसके बिहेवियर के बारे में बता रहा है, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बता रहा। ये जो नियम आप पढ़ रहे हैं उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता हास नियम, ये किसके बिहेवियर के बारे में बता रहा है, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बता रहा है। इस कारण यह अनेक बहुत सारे रूल से कि लॉ ऑफ डिमांड, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम और कंज्यूमर सरप्लस जैसे सिद्धांतों का भी पालन इस नियम में किया जाता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर की स्पष्ट व्याख्या की है। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, आपको पता होगा कि जहाँ सप्लाई बढ़ती है, यानी कि इस पॉइंट में आपको एक ध्यान रखना है, जहाँ सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई अगर बढ़ी तो आपकी यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। सप्लाई बढ़ा तो उपयोगिता कम होगी, और उपयोगिता कम होगी तो हमारा जो एक्सचेंज, हम कह सकते हैं प्राइस यानी कि जो विनिमय मूल्य है वो हम क्या देंगे, कम देंगे या ज़्यादा, कम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, इसका जो एग्जांपल बहुत एवरग्रीन है वो है कि आपने देखा होगा कि हवा, पानी, वाटर सप्लाई, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आपकी जो ये बिजली है, ठीक है, तो इन सब बहुत ज़्यादा सप्लाई अगर आपके यहाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसका यूटिलिटी है वो उपयोगिता है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम। सप्लाई ज़्यादा है
तो सिंपल है कि उसका जो बिल आएगा या उसका जो कह सकते हैं कि उसका जो विनिमय प्राइस होगा, एक्सचेंज प्राइस होगा, वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई है, राइट। बात करते हैं अगर डायमंड की यानी हीरे जवाहरात की, तो आप जानते हैं उसकी सप्लाई क्या है, मार्केट में कम है, बहुत कम है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हम परचेज़ करना चाहेंगे, और उसका एक्सचेंज प्राइस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल है। अभी का एग्जांपल लें गोल्ड की अगर हम बात करेंगे, गोल्ड का अगर हमारे मार्केट में सप्लाई कम है तो हमारे लिए अगर उसकी उपयोगिता बढ़ती है तो आप जानते हैं उसका एक्सचेंज प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका जो एग्जांपल वो वाटर और डायमंड से कंपेयर करके लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसकी यूटिलिटी, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर हमारे लिए, और लेकिन उसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो रही है, कम, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक्सचेंज प्राइस क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो डायमंड है उसकी सप्लाई कम है तो उसका यूटिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रहती है और हम उसके लिए एक्सचेंज प्राइस भी ज़्यादा देते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आ चुका है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू इन यूज़, कि आप जो उपयोगिता का मूल्य है और जो आपका वैल्यू इन एक्सचेंज, उसमें डिफरेंस क्या है, यानी कि विनिमय मूल्य। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो वाटर और डायमंड का है, राइट। बात करते हैं बेस ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन के पूर्ण वितरण का आधार। देखिए इसमें धन का पूर्ण वितरण का आधार का मतलब है कि सीमांत उपयोगिता नियम ये बताता है कि जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा धनी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सीमांत उपयोगिता धन की बहुत कम होती है। यानी कि जो रिच पर्सन है उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ की जो है वो क्या होगी, वो कम रहेगी, ठीक है। जबकि जो पुअर होगा, गरीब होगा, उसके लिए क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी रहेगी। रिच पर्सन के लिए तो यूटिलिटी आपकी कम ही रहेगी धन की, जबकि पुअर पर्सन के लिए क्या रहेगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वेल्थ की ज़्यादा रहेगी। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, जो कह सकते हैं वेल्थ है या धन है, उसका पूर्ण वितरण करते हुए हम रिच पर्सन से पुअर की तरफ क्या करेंगे, धन का हस्तांतरण करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि रिच टू पुअर। और ऐसा हमने किस में पढ़ा था, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर कंडीशन में पढ़ा था, रिलेशन, जब हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था। तो एक बात देख लीजिए, धन का पूर्ण वितरण का आधार है कि जो बहुत अमीर पर्सन या अमीर लोग होते हैं उनके पास धन की सीमांत उपयोगिता कम रहती है, क्योंकि उनके पास बहुत धन है, ठीक है। और हम नियम भी क्या पढ़ रहे हैं कि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी यूटिलिटी कम रहती है। तो ये नियम भी क्या कह रहा है कि रिच पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो यूटिलिटी कम रहती है, जबकि पुअर के पास नहीं रहता है इसलिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा रहती है धन की। तो हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि जो धन का या पैसे का जो ट्रांसफ़र है वो हम क्या कर सकते हैं, अमीर से लेकर गरीब की ओर दे सकते हैं। तो ऐसे तो लेंगे नहीं, हम क्या कर सकते हैं, उन पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाते हैं, जिससे उनका पैसा हमारे पास ना आए, गवर्नमेंट के पास में, और गवर्नमेंट जो गरीब के लिए क्या कर सकती है, प्लानिंग कर सकती है, योजनाएं ला सकती है, राइट। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विभिन्न उपभोक्ताओं को प्राप्त संतुष्टि की तुलना, कंपैरिजन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस कंज्यूमर। सिंपल है कि हम विभिन्न उपभोक्ताओं से को अगर हमें उनकी सेटिस्फेक्शन का कंपैरिजन करना है तो हम इस कह सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी वस्तु से जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं उनको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसका कंपेयर करके ये जानना चाहते हैं कि कौन किसी वस्तु का या जो कोई व्यक्ति है वो एक्सपेंडिचर ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका अगर हमें जानकारी लेना हो तो हम इस नियम के माध्यम से ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस नियम से हम विभिन्न वस्तुओं को मिलने वाली उपयोगिता का कंपैरिजन कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन व्यक्ति कितना एक्सपेंसेस करता है, राइट। समाजवादी व्यवस्था का आधार, बेस ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। देखिए समाजवादी समाज का मतलब क्या हो गया कि धन के पूर्ण वितरण की नीतियाँ काफ़ी सीमा तक इस नियम पर आधारित होती हैं, जो अभी हमने 4th पॉइंट पढ़ा था कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है धन का वो हम रिच टू पुअर कर रहे हैं, राइट। यानी कि जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है उस पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाकर उनकी ये अमाउंट को पुअर पर्सन के वेलफेयर प्रोग्राम पे खर्च कर सकते हैं।
ये धनराशि कहाँ लगा रहे हैं हम? गरीब लोगों की योजनाएं यानी कल्याण योजनाओं पर लगा सकते हैं। इस प्रकार धन का पूर्ण वितरण समाज के जो आर्थिक असमानताएं यानी कि रीजनल इम्बैलेंस है, यानी इकोनॉमिक रीबैलेंस है, कि जो आर्थिक असमानता हमारे समाज में है उसको दूर कर सकते हैं। समाजवादी व्यवस्था का आधार का मतलब क्या होता है? समाज के कल्याण के लिए। तो कल्याण के लिए हम लोगों ने क्या किया? रिच पर्सन थे, उस पर प्रोग्रेसिव क्या किया, यानी प्रगतिशील क्या किया? टैक्स लगाया। तो टैक्स लगाया तो ये इनकम क्या हुई? ये इनकम कहाँ से आई? अमीर के पास से किसको मिली? गवर्नमेंट को। किसको मिल गई? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट से ये इनकम हमने पुअर पर्सन के लिए जो प्लानिंग्स होती हैं वो क्या की? प्लानिंग्स, उसके लिए डिफरेंट जो कह सकते हैं योजनाएं समय समय पर बना सकते हैं, राइट। तो हम अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। समाज के कल्याण की भावनाएं क्या होती है? हम बता सकते हैं समाजवादी व्यवस्था मतलब समाज के बारे में सोचने वाली जो कंसेप्ट होता है उसके लिए। उत्पादन का आधार, बेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए सिंपल है बेस ऑफ प्रोडक्शन का, कि हम देख सकते हैं कि जो उत्पादन करने वाला प्रोड्यूसर होता है वो ये देखता है कि इन साधन की या इन कमोडिटीज़ की, इन वस्तुओं की बिक्री नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? उसे उन साधन को, जो लेबर है या कैपिटल है एक्स्ट्रा जो लगी है जिस कमोडिटीज़ में, जिसका बिक्री नहीं हो, जिसका सेल नहीं हो पा रहा है, तो वो उनको, उस लेबर को, उस कैपिटल को वहाँ से हटाकर उन कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में लगा सकता है जिसकी डिमांड ज़्यादा है, राइट। तो हम कह सकते हैं जिन वस्तुओं को उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, उत्पादन करने वाला उसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा। यानी ये जो लॉ है वो कंज्यूमर के लिए तो है ही है, यानी उपभोक्ता के लिए तो बेनिफिट है ही है, साथ ही किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए जो प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने वाले को ये नॉलेज, इस नियम से पता चल सकता है कि कमोडिटी जो वस्तुएं हैं उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है या वो उत्पादन ऐसे ही वेस्टेज है, तो वहाँ से वो अपने रिसोर्सेज को हटाएगा। रिसोर्सेज का मतलब हो गया जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो श्रमिक लगे हुए हैं, तो वहाँ से वो उसको हटाकर वो उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिससे उपभोक्ता को ज़्यादा उपयोगिता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन यानी मूल्य निर्धारण। देखिए किसी भी वस्तु का अब मैक्सिमम प्राइस उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है, यानी कि कोई भी जो कंज्यूमर होगा उसको जितनी उपयोगिता मिलती है उससे ज़्यादा वो प्राइस कभी पे नहीं करेगा। अगर आपको किसी वस्तु से, अगर आपको 10 ये आपको उपयोगिता मिल रही है तो क्या आप उसके लिए 12 पे करना स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं। तो यानी किसी वस्तु का अधिकतम मूल्य कितना हो ये वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का अधिकतम मूल्य यानी मैक्सिमम प्राइस जो कंज्यूमर होता है यानी उपभोक्ता की वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम प्राइस कभी भी उसके सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर का है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमको जब भी मार्केट में या प्रोड्यूसर को जो भी प्राइस अगर तय करनी है तो वो देखेगा कि कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन या कितना उपयोगिता उस वस्तु से मिल रही है और तभी वो उस वस्तु का प्राइस का निर्धारण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स प्रमोशन यानी कि विक्रय संवर्धन क्रियाएं। देखिए विक्रय संवर्धन में वस्तु की कीमत कम करके हम मांग को बढ़ा सकते हैं। विक्रय संवर्धन का मतलब होता है सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपने मार्केट में देखा होगा एक के साथ फ्री मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, सारी की सारी एक्टिविटी किस में आती है? सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी में, विक्रय संवर्धन में आती हैं। और विक्रय संवर्धन का ही एक पार्ट है कि आप प्राइस को कम कर दें और अपनी डिमांड उस वस्तु के लिए बढ़ा दे, तो ये भी एक विक्रय संवर्धन का पार्ट माना गया है। यानी इस नियम के आधार पर हम अपने क्या करते हैं? प्राइस को डाउन करते हैं और डिमांड को बढ़ा देते हैं, राइट। नेक्स्ट है आधुनिक कर प्रणाली का आधार, द बेस ऑफ मॉडर्न टैक्स सिस्टम। मॉडर्न टैक्स सिस्टम का मतलब हो गया कि हमारे देश में हम कह सकते हैं कि कौन सी टैक्स जो पॉलिसीज़ होती हैं जिससे हम अमीरों से पैसा लेकर हमारे किसके लिए लगा सकते हैं? गरीबों के लिए लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि अमीरों से जो पैसा है उनके ऊपर, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब तो आपको ध्यान होगा कि इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी
टैक्स की रेट उसके लिए वैसे वैसे बढ़ेगी। यानी इनकम के साथ हमारी टैक्स रेट भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसको उतना ज़्यादा क्या देना होगा, टैक्स पे करना होगा। तो इसका मतलब है कि जो अमीर पर्सन है, जो रिच पर्सन है सोसाइटी में, उन पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास इनकम ज़्यादा है, वो उनको टैक्स ज़्यादा देना होगा। उनसे ये टैक्स रिकवर करके हम लोग किसको दे सकते हैं, गरीबों को ये पैसा दे सकते हैं। उनके लिए योजनाएं, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स हमें किस सिस्टम पे लगा सकते हैं कि हमें अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ का अगर हमें नॉलेज है देन हम ये सिस्टम उसी बेस पे करते हैं। तो ये इस नियम की क्या थी, इम्पॉर्टेंस थी। तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़ा, गॉसियन का प्रथम नियम, या जिसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।